हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज से आपकी हिंदी की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। डेली आपको हिंदी के पीवाईक्यू मिलेंगे और 2018 से 2024 तक के हम सभी हिंदी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और आपकी चाहे भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों ही भाषाओं के पीवाईक्यू लेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि प्रश्न आपके कैसे बनते हैं। और चाहे आपकी भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, और पूर्ण पेडागोजी के साथ हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। और आपको अलग से पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो भी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में आएंगी उन सब पर भी हम चर्चा करते हुए ये सारे पीवाईक्यू लगाएंगे। और गद्यांश और पद्यांश से आप कैसे प्रश्नों को छाटेंगे तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें और आप हमारे साथ कम से कम 5 प्रैक्टिस अवश्य लगाइएगा। और फिर आप देखिएगा कि आप गद्यांश और पद्यांश से जरूर प्रश्न छांटना सीख जाओगे और बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि आपके गद्यांश और पद्यांश में यानी भाषा के सेक्शन में आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना अवश्य सिखाऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गई हर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, ये जो आपकी कविता है ये आपका जो काव्यांश है, ठीक है। ये छोटा करके मैं आपको पूर्ण एक साथ दिखा दूं तो आपको कोई भी बहुत से लोग आपको सलाह देते हैं कि आपको गद्यांश और पद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप सिर्फ एक बार ही पढ़िए, लेकिन पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो सीटेट के एग्जाम में इतना आपके पास समय नहीं होता है कि किसी चीज़ को बार बार पढ़ना। हम एक बार ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो आपको किस तरीके से ये पढ़ना है तो आप इस पर अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और आप ये जो आपका काव्यांश है तो इसको थोड़ा सा अर्थ के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी यानी ये हिंदी है तो इसकी थोड़ी सी आप व्याख्या करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपसे इस पे कहा गया है कि पूर्व चलने के बटोही, बटोही कहते हैं जो यात्रा करने वाला होता है, यात्री राहगीर। और बाट माने रास्ता। तो बाट की पहचान कर ले, यानी आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी अपनी मंजिल पर चलने से पहले, राह पर चलने से पहले उस राह की पहचान अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ सब कुछ क्या है, अनिश्चित है। ये भी अनिश्चित है कि किस जगह आपको शरित यानी किस जगह आपको नदी मिल जाए, किस जगह आपको पहाड़ मिल जाए, किस जगह आपको गड्ढे मिल जाए। ये सारी चीज़ें अनिश्चित है। और ये भी अनिश्चित है कि किसी जगह आपको हो सकता है सुंदर बाग बगीचे मिल जाए। और आपकी यात्रा किस जगह खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। और कब आपको कांटों के सर यानी मतलब सर यानी बाण मिले, और कब आपको सुमन मिल जाए यानी फूल बिछे हुए मिल जाए, ये सारी चीज़ें क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है कि हम जो मनुष्य हैं, ठीक है, और हम निरंतर अपने जीवन पथ पर चलते जा रहे हैं। और इस जीवन पथ पर सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें अनिश्चित हैं, ठीक है। ये मनुष्य के लिए कहा गया है। और ये जो हमारी जीवन है इसके बारे में कहा गया है। यहाँ सब कुछ अनिश्चित है, कब खुशियाँ मिल जाए कब हमें दुख मिल जाए, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, ठीक है। कौन हमें कब मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कौन छोड़ के चले जाएगा। और आ पड़े कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले। लेकिन हमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ऐसी आन कर लेनी है, ऐसी कसम ले लेनी है कि हमें कभी भी नहीं रुकना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। थोड़ी सी आपको ये तो मैंने व्याख्या आपको करा दी है, ठीक है। लेकिन आप जब भी इन लाइनों को पढ़ें तो इन लाइनों को आप पूर्ण व्याख्या के साथ, समझ के साथ थोड़ा पढ़ें। आपको एकदम फास्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एक बार ही पढ़ें। अब हम इसके प्रश्नों को लेंगे। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है।
यानी यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो सीधी सीधी बात है, किसके लिए किया गया है? अनिश्चितता की ओर। ये देखो हमें तुरंत ही इसका क्या मिल गया? आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये किसके प्रतीक है? तो ये सुख दुख के प्रतीक है। यानी हमें कुछ पता भी नहीं है कि कब हमें सुमन मिल जाए और कब कंटक मिल जाए, यानी कब सुख मिले और कब दुख मिले। आगे का प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो राइट आंसर है आपका हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किल है, सब और सुख है। तो देखो अभी हमने थोड़ा इस ये व्याख्या के साथ पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है इसमें? तो इसमें है कुछ भी निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपसे नहीं पूछा है, सरित मिस होता है नदी। तो तटनी, जयमाला, नद और प्रवाह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रवाह, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। प्रवाह यानी जल के प्रवाह को कहते हैं, जल के वेग को प्रवाह कहते हैं हम, ठीक है। किस वेग से है या कितना प्रभाव है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? और आपका ये जो भाषा का सेक्शन होता है और ये सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से आपके कितने प्रश्न बनते हैं? 60 बनते हैं। आपकी दो भाषाएं होती हैं, ठीक है। या तो आपने हिंदी संस्कृत ली होगी और संस्कृत और हिंदी आपकी समान ही होती हैं, या फिर आपने इंग्लिश ली होगी। तो इंग्लिश से, या फिर आप जिस भी राज्य से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ की आपने अपनी मदर टंग ली होगी। लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत ही लेते हैं। और यहाँ से आपके 60 नंबर बनते हैं। और हिंदी में आप अपने पूरे 60 में से 50 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो, और किसी किसी बच्चे के तो 55 से ऊपर भी हो जाते हैं, और 60 नंबर भी पूरे पूरे आते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। और मान के चलिए कि अगर आपके 60 नंबर में से 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर आपके भाषा के सेक्शन से ही बनते हैं, तो बाकी के आपको मात्र पास करने के लिए 40 नंबर और चाहिए होते हैं, क्योंकि 90 नंबर पर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। तो सीटेट पास करना इतना कठिन कार्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपका इसमें ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे प्रत्यय और कारक ही पूछे जाते हैं। प्रत्यय और कारक पर वीडियो मैंने आपको दे दी है, आप उन्हें अवश्य देखें। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित है पीछे से। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अब इसमें हम प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना है। तो अगर ते लगाएंगे तो अनिश्चित कोई शब्द नहीं बनेगा, अनिश्चित भी नहीं बनेगा, अनिश्चिति भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4, अनिश्चितता। ठीक है, कौन सा प्रत्यय आ सकता है? नंबर 4, ता। अब देखते हैं, और ये आपका है गद्यांश, ठीक है। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, सुख तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं। अब देखो, आप जब भी गद्यांश पढ़े तो जहां से आपको ये लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उस लाइन को आपको अंडरलाइन अवश्य कर लेना है, ठीक है। आपको इसको 2-3 बार नहीं पढ़ना है। जैसे आप मान के चलिए कि राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान जो गीत कविताएं सुनी सुनाई जाए, तो इसके लिए माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन ये उसके जीवन में रच बस जाए, वे उसका भरपूर आनंद ले सकें और खुद तुकबंदियां करने लगें, इस पर माता पिता को ये सारी चीज़ें क्या है? मंजूर नहीं है। और ये हमें इम्पोर्टेंट लाइन लग रही है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, ठीक है। यानी माता पिता को क्या लगता है? माता पिता को लगता है कि बच्चे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें खुद चलाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी सी भी अंडरलाइन करोगे, ठीक है, कुछ शब्दों पर भी, फिर भी आपको प्रश्नों को ढूंढने में आसानी होगी।
जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में ये निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। तो ये भी देखो एक लाइन बन रही है, आपसे पूछ लिया जाता है कि माता पिता कैसा चाहते हैं, तो बच्चे यानी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे वही करें कि जैसा वो खुद चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, ये स्कूल को मंजूर नहीं है। ठीक है, स्कूल को क्या मंजूर नहीं है कि गीत कविता उसकी स्कूल की गतिविधि का हिस्सा बन जाए। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तकों से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। अब देखो ये लाइन भी आपकी मुझे बेहतर लगती है कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। ठीक है, ये यानी ये सारी चीज़ें क्या थी कि ये सारी चीज़ें पहले जीवन शैली का एक हिस्सा थी। और दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविताओं की जो जगह थी वो क्या हो गई है, सीमित हो गई हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का भी सृजन हो करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। आगे बढ़ेंगे हम और इनके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे? ये प्रश्न नहीं ले रहा है हमें, प्रश्न थोड़ा ऊपर जाना है। ठीक है, ये प्रश्न हम बाद में देखेंगे। प्रश्न है आपका, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। अब देखो ये आप अपनी अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें है पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ये होगा आपका। यानी गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे तो माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे और केवल कविता ही लिख सकेंगे। अंडरलाइन पर जाते हैं तो माता पिता स्कूल में व्यापक सहमति है। ठीक है, तो ये देखो ये माता पिता को मंजूर नहीं, माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं और जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त वे नहीं कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है। अब देखो ये स्कूलों की बात आ गई, स्कूली पढ़ाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ये सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्कूल वालों को क्या लगता है, तो स्कूल वालों को लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि ये स्कूल को मंजूर नहीं, स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। यानी स्कूल वालों को क्या लगता है कि ये सब क्या है, स्कूल से बाहर की गतिविधि है। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन करके और आप अगर अंडरलाइन करके पढ़ते हो, ठीक है, आप इसको तो भी आप मतलब ये पूर्ण आप
बहुत फास्ट कर पाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस लगाते हैं गद्यांशों को, तो इसको हमें पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, प्रश्नों को छांटने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो फिर भी हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। तो राइट आंसर है, यानी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, यानी वो स्कूली शिक्षा का शिक्षक है, अधिकारी है, वो ये सोचते हैं कि ये एक बाधा के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे नहीं पूछा है, यानी अनुच्छेद आपके इस गद्यांश के बारे में। ठीक है, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों के खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका नंबर 2, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल या शिक्षा अधिकारी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, माता पिता, यानी बच्चे स्वयं अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, माता पिता उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ठीक है, यहाँ आपसे क्रिया पूछी गई है, कौन सी है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। यहाँ आपसे क्रिया पूछी है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, फिर प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। जहाँ दो कर्म हो, ठीक है, तो वो दो कर्मक हो जाती है, जहाँ प्रेरणा दी जाए वो प्रेरणार्थक, और सकर्मक जहाँ क्या कब कैसे करके कोई भी कार्य आपका निकल के आता है प्रश्न पूछ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, ये आपके प्रत्यय और कारक से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका प्रत्यय और कारक। ठीक है, तिक, प्रतीक, इक और क। तो बहुत से बच्चे यहाँ क्या हो जाते हैं कि बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं और ये तिक लगा के आते हैं, क्योंकि इसमें पीछे से सांस्कृतिक लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका बनता है संस्कृत। ठीक है, और प्लस एक, तो ये आपका मिलके बन जाता है सांस्कृतिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर का आपको समानार्थी शब्द देखना है, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार और अच्छा। तो मंजूर का है आपका स्वीकार करना। ठीक है, क्या है इसका? स्वीकार करना। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 30 प्रश्न है, इन 30 प्रश्नों में ही हमारा 30 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन वहाँ आपको इतना समय नहीं देना है। ठीक है, वहाँ आपको इतना समय नहीं देना है, आपको बहुत फास्ट से इसको करना है। अगला प्रश्न है, और अब आपके ये पूर्ण शिक्षण पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण शिक्षण यानी पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। देखो क्या होता है कि इसमें आपको लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं, यहाँ आपको लग भी रहा है कि जब तक भाषा शिक्षक को अच्छा भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो फिर बच्चे कैसे सीख के आएंगे, तो कुछ बच्चे फर्स्ट वाले के साथ चले जाएंगे। और कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक है, ये भी सही मान के चलिए। भाषा के सीखने में
इन सब का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आपको सबसे बेस्ट ढूंढना होता है, तो सबसे अधिक ज़रूरी, आपको सबसे अधिक ज़रूरी पूछा गया है। और इस तरह आपका प्राथमिक स्तर यानी बच्चे बहुत छोटे आते हैं, तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध जो प्रवेश होता है वहाँ से देख करके बच्चे उसको बोलना सीखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। यानी जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के आते हैं, यानी उन्हें बोलचाल की भाषा पता होता है। मानक भाषा जो आपकी किताबों की भाषा होती है उससे अपरिचित होते हैं, लेकिन उनकी जो मदर टंग होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। तो अब आपको क्या करना है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बोलचाल की भाषा तो अवश्य ही सिखानी है। जब बच्चे बोलचाल की भाषा सीख जाते हैं तो फिर जो मानक भाषा होती है, ठीक है, किताबी जो पाठ्य पुस्तक की भाषा उसी होती है, उसे तो वो स्वयं से सीख जाते हैं। और बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ठीक है, आपको सुधार नहीं करना है, बच्चे स्वयं से सुधार कर लेते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, तो ये ही आपका राइट आंसर है। बच्चों के भाषाई अनुभव कक्षा कक्षा के बाहर आपको नहीं रखना है, बल्कि उनके अनुभवों को आपको वरीयता देनी है, सम्मान देना है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर बाल साहित्य? तो राइट आंसर है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। देखो, संज्ञानात्मक विकास ठीक है, भाषा के इसमें विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी है, बाल साहित्य भी है ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा है, यानी सबसे अधिक। और इसी तरीके से सीटेट के प्रश्नों में आप उलझ जाते हो, क्योंकि आप मतलब सभी प्रश्न आपको कभी कभी सही दे दिए जाते हैं, सभी ऑप्शन आपके सही होते हैं। अब जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिएगा आप, इसमें आपके ये सभी प्रश्न सही हैं, ठीक है, लेकिन आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण देखना होता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के साथ बच्चा जब भाषा सीखता है तो वही भाषा उसकी पूर्ण भाषा होती है। और यहाँ बच्चा मतलब जल्दी से भाषा सीखता है, ठीक है, यहाँ बच्चे स्वयं से सीख सकता है। किताबों से कोई भी भाषा नहीं सीख गया होता, ठीक है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, और हिंदी हमने मतलब कहीं किताबों से नहीं सीखी है, हम अपने आप से सीख गए हैं, अपने परिवेश से, अपने समाज अंतःक्रिया के द्वारा, माता पिता और घर में माता पिता बड़े भाई बहन, यहाँ से शुरुआत होती है। और यहाँ से सीखने के साथ फिर समाज, स्कूल, विद्यालय यहाँ से सीख जाते हैं। अगर किताबों से भाषा का मतलब भाषा अच्छी होती, भाषा सीख जाते, तो आज सभी इंग्लिश बोल सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ये आपका बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, आपको बच्चों की मातृभाषा को सम्मान अवश्य देना है। और देखो, मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ ही आपको निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आधारित प्रश्नों को सॉल्व करवाती हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस हमारे साथ लगाओगे तो यकीन मानिए भाषा में आपके पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ये भी आपका गलत है। आपको सिर्फ मानक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। हाँ ठीक है, आप मतलब बच्चे को ये शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे सकते हो, लेकिन ये मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। भरकस प्रयास क्या होना चाहिए, यानी ज़्यादा प्रयास क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा प्रयास आपका बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर आपको देना है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ठीक है, आपको सबसे कमजोर देखना है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? आप अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईद का कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा?
अब देखो इसमें आपको सबसे कमज़ोर पक्ष, क्योंकि आप भाषा का आकलन करना चाहते हैं, बच्चे की भाषा मतलब कितनी अच्छी है, कितना बोल पाता है, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और यहाँ बच्चे ज़्यादा भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपसे उससे बच्चे से पूछोगे ईद का कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो वो सिर्फ एक आंसर दे देगा आपको, चिमटा, सिर्फ इतना बोलेगा, चिमटा। लेकिन इनमें बच्चा बहुत ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ठीक है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य आपसे पूछा है। सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा संप्रेषण। जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे, बच्चे में संप्रेषण कौशल नहीं आएगा, तब तक हमारी भाषा क्या है, अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, जब बच्चा संप्रेषण ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ सुनने से मतलब हमें भाषा नहीं सीख पाएंगे, लिखने से भी नहीं हो पाएगा, अक्षर ज्ञान से भी नहीं होगा संप्रेषण। ठीक है, यानी भाषा का आदान प्रदान। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। कविता सुनना, शब्द से लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। अब शब्द से लिखना क्या है, ये मतलब भाषा का आकलन करने का अच्छा तरीका नहीं है, शब्द से नहीं लिखवाना है आपको बच्चों से। और कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी नहीं होगा। और सुनी गई कहानी को भी शब्द से आपको नहीं लिखवाना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी जब बच्चा कोई भी कहानी सुनता है, फिर वो अपने शब्दों में जब उसको लिखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। देखो आप जितने भी ये प्रैक्टिस लगाते हो, और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, ठीक है, आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ आपको पूर्ण NCERT की बुक्स की PDF और पूर्ण 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे आपको, 11 से लेकर के, ठीक है, 2018 से नहीं, 2011 से लेकर के सारे प्रश्न पत्र सीटेट के मिल जाएंगे, और आप उन्हें स्वयं से अवश्य लगाएं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, उतनी ही आपकी सीटेट पर पकड़ बन जाती है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अब त्रुटियों की पहचान आपको सिर्फ त्रुटियों की ही पहचान आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जैसे हिंदी भाषा का आकलन का आपका उद्देश्य क्या नहीं है, तो उद्देश्य है आपका भाषागत त्रुटियों की पहचान करना नहीं है, क्योंकि त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, सिर्फ यही उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन, तो उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण हो जाएगा आपका नंबर 4, यानी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। आपसे सही कथन पूछा है,
तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी बच्चों में जो भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजाति ही होती है। ठीक है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और तभी से वो अपने भाषा अपने सामाजिक परिवेश से सीख लेता है। तो ये सारे ऑप्शन नंबर आपके गलत हैं। यानी बच्चे सिर्फ स्कूल में आकर के ही भाषा नहीं सीखते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तब वो पूर्ण भाषा से लैस आते हैं। ठीक है, और सिर्फ संचार माध्यमों से ही भाषा नहीं सीखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। और ये देखो, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। इस पर वीडियो मैंने आपको दे दी है और ये वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि इससे प्रश्न आपके CDP में भी पूछे जाते हैं, मैथ में भी पूछे जाते हैं और आपके भाषा में भी पूछे जाते हैं। भाषा मान के चलिए आपकी 2 सेक्शन की होती है। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और दोनों में ही आपके प्रश्न, अगर एक एक प्रश्न भी पूछा जाएगा तब भी 2 प्रश्न हो जाते हैं। और इसके साथ आपके मैथ में भी प्रश्न मिलते हैं, यानी 5 नंबर आप इस चीज़ से मान के चलिए। और बहुत से बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल होते हैं, तो ये 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। प्रमुख अधिगम अक्षमताएं डिस्ग्राफिया से प्रभावित, और पूर्ण ट्रिक के साथ मैंने ये आपको वीडियो पढ़ाई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, लिखने से संबंधित। यानी इसका पीछे से क्या आ रहा है? ग्राफ। और ग्राफ हम क्या करते हैं? खींचते हैं। इसमें हमें पेपर पेंसिल की ज़रूरत होती है और पेपर और पेंसिल से हम क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया लिखने से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4, क्योंकि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें बहुभाषिकता, बच्चे अलग अलग भाषा से लैस होते हैं, हर प्रत्येक बच्चे की भाषा अलग होती है। तो ये आपका क्या है? आप इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये शिक्षक के लिए जटिल चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। और ये मतलब अधिगम या आकलन में की प्रक्रिया में कोई बड़ी बाधा का कार्य नहीं करती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा का कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचनाएं। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, क्या होगा? भाषा का उपलब्ध परिवेश, क्योंकि भाषा सीखने और अर्जित करने में तो मुख्य आधार क्या है आपका? तो मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। बच्चे कैसे परिवेश में रहते हैं उसी हिसाब से उनकी भाषा सीखते हैं। अगर बच्चे को अच्छा आप परिवेश उपलब्ध कराइए, बच्चे की भाषा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज से आपको डेली, ठीक है, डेली आपको 2024 तक के जितने भी हिंदी के PYQ हैं आपको सारे मिलेंगे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।